समूह का इतिहास अगर हम देखें तो बहुत ही प्राचीन है और बहुत पहले से ही अमेरिका में दबाव समूह का प्रचलन रहा है। करीब करीब हजारों की संख्या में अमेरिका में दबाव समूह पाए जाते हैं। दबाव समूह का अपना एक ऑफिस होता है, वहाँ वो बैठ के देश की राजधानी में पूरे देश की राजनीति को अपना कंट्रोल करते हैं। दबाव समूह की अगर हम देखें संख्या तो वो 5000 से ज़्यादा है। दबाव समूह और हित समूह दो अलग अलग चीज़ होती है। हित समूह का मतलब होता है हम अपने हितों को पूरा करने के लिए जब इकट्ठा होकर काम करते हैं तो वो हित समूह कहलाता है। यही जब हम अपने हितों को पूरा करने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं तो वो हित समूह ना रहकर दबाव समूह बन जाता है। भारत में भी दबाव समूह की अपनी भूमिका है। हर देश में दबाव समूह अपनी भूमिका निभाते हैं और देश की राजनीति को कंट्रोल करते हैं। अब आता है कि हमें अपने देश की राजनीति में दबाव समूह की भूमिका के साथ साथ वो क्या क्या कार्य करते हैं, क्या उनकी विशेषताएं होती हैं या फिर उनके काम करने का ढंग क्या है, कैसे वो काम करते हैं और एक दबाव समूह और एक राजनीतिक दल में अंतर क्या होता है। दबाव समूह का जो मुख्य उद्देश्य होता है उनका उद्देश्य होता है अपने हितों को पूरा करना या फिर अपनी चाहे सरकार किसी भी पार्टी को कोई भी पक्ष सत्ता में हो उन्हें सिर्फ अपने हितों को पूरा करना होता है। जबकि राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य होता है चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना और सत्ता प्राप्त करना। दबाव समूहों का स्वरूप संक्षिप्त छोटा होता है और राजनीतिक दलों का स्वरूप बहुत ही व्यापक होता है। दबाव समूह संख्या में भी ज़्यादा हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, परंतु राजनीतिक दल जो चुनाव आयोग द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं वही राजनीतिक दल कहलाते हैं। दबाव समूह की सदस्यता आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। हम एक समय में 2 दबाव समूह की भी सदस्य हो सकते हैं या किसी अन्य संगठन के सदस्य हो सकते हैं, परंतु एक राजनीतिक दल में एक सदस्य एक बार एक ही पार्टी का या एक ही राजनीतिक दल का सदस्य होता है। अब हम करेंगे इनकी विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता है संयुक्ति। जितने भी दबाव समूह होते हैं सबका मुख्य उद्देश्य होता है जितने भी उनके ग्रुप में या जितने भी उनके संगठन में लोग होते हैं सबके हितों को पूरा करना और सबका साझा हित होता है, यानी सबके हित एक जैसे होते हैं जो दबाव समूह कहलाते हैं। दूसरा होता है ग्रुप, यानी सब ग्रुप बनाकर एक ग्रुप में काम करते हैं, एक उनका संगठन होता है जिसके तहत वो काम करते हैं। फिर इसके बाद आता है इनकी ऐच्छिक सदस्यता, यानी दबाव समूह की सदस्यता आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करती है। आप एक समय में एक सदस्य एक दबाव समूह के भी सदस्य हो सकते हैं, 4 के भी सदस्य हो सकते हैं और अगर आपका मन नहीं करता तो आप किसी भी दबाव समूह में शामिल ना हो, ऐसा भी हो सकता है। इसके बाद आता है गैर राजनीतिक स्वरूप, यानी दबाव समूह का स्वरूप राजनीतिक नहीं होता, ये गैर राजनीतिक कहलाते हैं। दूसरा, इनको संविधान के द्वारा कोई मान्यता नहीं दी जाती, ये गैर संवैधानिक संगठन होते हैं। यानी संविधान में राजनीतिक दलों का स्थान तो है, राजनीतिक दल तो चुनाव आयोग के द्वारा रजिस्टर्ड किए जाते हैं, चुनाव राजनीतिक दलों की अपनी महत्ता होती है, परंतु दबाव समूह संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होती, ये गैर मान्यता प्राप्त होते हैं। ये कुछ मुख्य इनकी विशेषताएं हैं। अब आता है दबाव समूह के स्वरूप। कौन कौन से प्रकार के दबाव समूह होते हैं। सबसे पहला होता है वर्गीय समूह, यानी हर वर्ग का अपना एक समूह होता है, चाहे वो डॉक्टर्स का हो, वकीलों का हो, किसानों का हो, विद्यार्थियों का हो, सबका अपना अपना एक समूह कहलाता है जिसे हम वर्गीय दबाव समूह कहते हैं। दूसरा होता है धार्मिक दबाव समूह। धार्मिक दबाव समूह वो समूह कहलाते हैं जो किसी विशेष धर्म से संबंधित रखते हैं, जैसे मुसलमानों का अपना धर्म है, हिंदू धर्म में है या क्रिश्चियंस का है, ईसाइयों का है, सिखों का है, सब अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। या कोई धार्मिक गुरु होता है जो अपने धर्म का प्रचार करने के लिए या अपने धर्म के अनुयायियों को कुछ आदेश देने के लिए या उनको कुछ समझाने के लिए रखता है, तो ऐसे समूह धार्मिक दबाव समूह कहलाते हैं। जैसे शिवसेना है, विश्व हिंदू परिषद है, कैथोलिक चर्च है, सिख गुरुद्वारा, ये। उसके बाद आता है जातीय दबाव समूह, यानी अपनी जाति का एक अलग दबाव समूह। वैसे तो हर देश में राजनीति में जाति की अपनी भूमिका होती है, परंतु भारत में जाति की प्रधानता सबसे ज़्यादा होती है। हम अपनी जाति को भी वोट देते हैं, अपनी जाति के व्यक्ति के ही समर्थन में उसका पक्ष लेते हैं, अपनी जाति के ही लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ये कहलाता है जातीय दबाव समूह। उसके
जैसे उदाहरण के तौर पर अग्रवाल सभा, ब्राह्मण सभा, सब अपनी अपनी जाति के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देने का प्रयास करते हैं। फिर आता है उद्देश्य दबाव समूह। उद्देश्य का मतलब होता है कि हम किसी एक उद्देश्य को लेकर इकट्ठा होते हैं और फिर उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारे देश में सती प्रथा एक कुप्रथा थी, हम उसको कुप्रथा कहेंगे, क्योंकि उसमें किसी भी महिला को अपने पति की मृत्यु के बाद जीवित जला दिया जाता था, और किसी भी व्यक्ति को जीवित जला देना, इसको हम प्रथा नहीं कहेंगे। तो हमारे बहुत से ऐसे समाज सुधारक हुए जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से अपने इस कुप्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया। बाद में सरकार ने भी इसके लिए कानून बनाए और आज हमारे देश से इस सती प्रथा जैसी कुप्रथा को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया है। उसके बाद आता है अनियमित तथा हिंसक दबाव समूह। कई बार क्या होता है, दबाव समूह अपने हितों को पूरा करने के लिए या अपनी मांगों को मनवाने के लिए इतना उग्र हो जाते हैं, इतना उत्तेजित हो जाते हैं कि वो हिंसा पर उतारू हो जाते हैं और उन्हें ये नहीं पता चलता, जिससे कि समाज में हिंसा होती है, सरकारी संपत्ति का विनाश होता है और कई लोगों की जान भी चली जाती है। ये है हमारे दबाव समूह के कुछ प्रकार जो मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अब आता है कि दबाव समूह कार्य कैसे करते हैं। हर दबाव समूह अपने लोगों के हितों को पूरा करने के लिए, उनके काम को, उनका विकास करने के लिए और उनके हितों को पूरा करने के लिए सरकार पर बराबर दबाव डालते रहते हैं। सबसे पहला उनका जो कार्य है, चुनाव के समय प्रत्याशियों की सहायता करना। कोई भी दबाव समूह जब कार्य करता है तो उसका उद्देश्य नहीं होता कि अपना प्रत्याशी चुनाव मैदान में खड़ा करना या चुनाव जीतना या हमें सत्ता प्राप्त करना। उसका उद्देश्य क्या होता है कि कोई भी पार्टी चुनाव लड़े, कोई भी पार्टी सत्ता में आए, उन्हें अपने हितों को पूरा करना होता है। तो वो चुनाव के समय जिस भी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव मैदान में खड़े होते हैं उनकी सहायता करते हैं, चुनाव रैलियाँ करवाते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, उसका प्रबंध करते हैं ताकि चुनाव जीतने के बाद वो पक्ष उनकी मांगों को पूरा करे या उनके हितों को पूरा करे। दूसरा होता है सदस्यों के हितों की रक्षा करना। सभी चुनाव आयोग के जितने भी दबाव समूह के सदस्य होते हैं वो अपने हितों को पूरा करने के लिए, अपने सदस्यों के हितों को पूरा करने के लिए सरकार पर बराबर, हर दबाव समूह का उद्देश्य होता है अपने समूह के लोगों के हितों को पूरा करना, उनकी रक्षा करना और उनके हित में काम करना। फिर दबाव समूह का दूसरा एक काम होता है प्रचार प्रसार करना। प्रचार करने के लिए क्या वो ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया का प्रचार सहारा लेते हैं, जैसे सोशल मीडिया है, अखबार हैं, इनमें अपने प्रचार प्रसार करते हैं ताकि जनमानस को वो अपनी ओर कर सके, उनकी बातों को सब तक पहुंचाया जा सके। अपने बातों को मनवाने के लिए कई बार हमारे जो ये दबाव समूह के सदस्य होते हैं वो व्रत रखते हैं, हड़ताल पर बैठ जाते हैं, आमरण अनशन करते हैं ताकि सरकार विवश होकर उनकी बात मानने के लिए तैयार हो जाए। फिर सरकारी अधिकारियों से संपर्क स्थापित करना। दबाव समूह के सदस्य अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए या अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकारी अधिकारियों से तालमेल बनाए रखते हैं, या ये कह सकते हैं कि वो उनके संपर्क में लगातार बने रहते हैं ताकि आवश्यकता अनुसार वो अपने हित में नीतियों का निर्माण कर सके, अपने हितों को पूरा कर सके और समय आवश्यकता अनुसार जैसा वो चाहे उनके हित में नीति का निर्माण हो जाए। इसलिए वो उन अफसरों को अच्छी अच्छी भेंट उपहार या गिफ्ट उपहार में देते हैं ताकि वो उनका मान सम्मान बनाए रखते हैं और उनके अकॉर्डिंग वो काम करने के लिए विवश रहते हैं। फिर गोष्ठियों का प्रबंध करना। कई बार दबाव समूह अपने प्रचार प्रसार के लिए विभिन्न गोष्ठियों का आयोजन करते हैं, किसी किसी व्यक्ति को बुलाते हैं और उनके विचारों को आम जनता के समक्ष रखा जाता है। ऐसी गोष्ठियों में वो सरकारी अफसरों को भी बुला लेते हैं, विचार विमर्श करते हैं ताकि जनमानस तक उनकी बातों को पहुंचाया जा सके। इसके बाद आता है सलाहकारी कार्य। दबाव समूह के सदस्य सरकारी अफसरों के साथ तालमेल बनाए रखते हैं और नीतियों को प्रभावित करते रहते हैं और वो समय समय पर उनको चेतावनी भी देते रहते हैं कि आपको इसके अनुसार काम करना चाहिए या ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ये समय समय पर उनको सलाह भी देते रहते हैं। फिर राजनीतिक दलों को वो अपने
प्रभाव में रखते हैं। प्रभाव में रखने का मतलब होता है कि वो राजनीतिक दलों की चुनाव के समय अथक सहायता करते हैं, पैसे से भी और अन्य साधनों के द्वारा भी। उनकी रैलियों का आयोजन करना, उनके लिए वोटिंग का प्रबंध करवाना, बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिससे राजनीतिक दल उनके प्रभाव में हो जाते हैं और जैसे ही वो सत्ता प्राप्त करते हैं और उनके अकॉर्डिंग उन्हें काम करना होता है। ये है कुछ दबाव समूह के कार्य। अब आता है दबाव समूह अपने कार्य किस ढंग से करते हैं। ये तो थे ना कार्य क्या क्या है, अब वो कार्य करने का ढंग क्या क्या है उनका। सबसे पहला है उनका आवेदन पत्र देना। दबाव समूह किसी भी काम को करने के लिए, करवाने के लिए सरकार को आवेदन देते हैं और उससे इसके अतिरिक्त वो तार पत्र भेजने के द्वारा भी अपने काम को पूरा करवाते हैं। उनके द्वारा भेजे गए तार या पत्र सरकारी नीतियों को प्रभावित करते हैं। दूसरा, वो प्रेस का प्रयोग करते हैं, रेडियो में, टीवी में, मीडिया के द्वारा अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इसके बाद एक आता है लॉबिंग की। लॉबिंग की एक व्यवस्था होती है जिससे सरकारी अफसरों को या अधिकारियों को अपने प्रभावाधीन करना। प्रभावाधीन करना वो किसी भी तरीके से कर सकते हैं, चाहे उनको महंगे उपहार देके, उनके किसी काम में सहायता करके, या चुनाव के समय उनकी सहायता करके, या पैसे से उनकी सहायता करके, किसी न किसी तरीके से, या उनको महंगे महंगे उपहार देंगे ताकि सरकारी अधिकारी उनके प्रभाव में हो और आवश्यकता अनुसार दबाव समूह अपने हितों को पूरा कर पाएँ। इसके बाद आता है वो हड़ताल करते हैं, अपना मांगों को मनवाने के लिए वो सड़क पर धरना देते हैं, सड़कों का रास्ता जाम कर देते हैं, रेलवे ट्रैक पर बैठ जाते हैं, रेलवे ट्रैक को बाधा पहुंचाते हैं, या हमारे सड़क पर बैठकर सरकारी वाहनों को, यातायात को और आम जनता के रास्ते को रोक देते हैं ताकि सरकार विवश होकर, हड़तालियों से विवश होकर उनकी मांग मानने के लिए तैयार हो जाए। ये साधन है जिसके द्वारा वो अपने मांगों को मनवाने का प्रयास करते हैं। भारत में भी कई बार हड़ताल, धरने, प्रदर्शन का सहारा लिया जाता है और लोग अपनी मांगों को मनवाने का प्रयास करते हैं। इसके बाद बहुत सारे ऐसे हड़ताल के रूप होते हैं, जैसे अंदर रहते हुए हड़ताल करना, कलमबंद हड़ताल करना, जैसे चक्का जाम कर देना, या यंत्रबद्ध हड़ताल कर देना। जैसे अभी ये आपका किसान आंदोलन चला हुआ है भारत में, तो 6 फरवरी का किसानों ने चक्का जाम करने का आदेश दिया हुआ है कि 6 फरवरी को वो चक्का जाम कर देंगे। तो ये भी एक आंदोलन है उनका, ताकि सरकार विवश होकर ये जो कृषि कानून लागू किए गए हैं उन 3 कानूनों को वापस लें। तो दबाव समूह का मुख्य उद्देश्य होता है अपने काम को पूरा करना। इसके बाद वो व्रत रखते हैं, व्रत यानी आमरण अनशन भी रख लेते हैं या निर्जल रहकर भी, ताकि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं की जाती हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे, या हम जब तक हमारी ये बात नहीं मानी जाती हम पानी का सेवन भी नहीं करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आम जनता भी उनका साथ दे, उनका सहयोग दे और सरकार पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव बनाया जाए ताकि सरकार उनकी मांगों को मानने के लिए तैयार हो जाए। फिर आता है बहिष्कार और धरना देना। बहिष्कार का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को स्वीकार ना करना। जैसे आज़ादी से पहले हमारे देश में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, जितनी भी विदेशी चीज़ें थी उन सब चीज़ों का बहिष्कार किया गया था। तो इसी तरह दबाव समूह के सदस्य सरकारी नीतियों का बहिष्कार करते हैं, धरने पर बैठ जाते हैं। धरने पर बैठने का उनका मुख्य उद्देश्य होता है यातायात को बाधित करना, या रेलवे ट्रैक को रोक देना, या जनमानस को समस्या में डालना, ताकि जितनी जनमानस प्रॉब्लम में आएगा तो सरकार उनकी बातें मानने के लिए जल्द से जल्द तैयार हो जाएगी। तो इसीलिए वो धरना, प्रदर्शन, व्रत, आमरण अनशन और हड़ताल आदि का सहारा लेते हैं, ताकि उनके इस व्यवहार से दुखी होकर आम जनता दुखी होगी तो सरकार को ज़्यादा से जल्दी उस समस्या को समाधान करना पड़ता है। ये इसलिए किया जाता है ताकि दबाव समूह की मांगें पूरी की जा सके। और दबाव समूह का मुख्य उद्देश्य ही ये होता है कि किसी भी तरीके से, चाहे वो जायज़ हो, नाजायज़ हो, वैध हो, अवैध हो, कोई भी तरीका हो, उस तरीके से अपनी मांगों को मनाना। उसके बाद आता है घेराव करना। घेराव का मतलब होता है कि हम किसी भी सरकारी अफसर के सामने या किसी कार्यालय के समक्ष जाकर उसका घेराव करें, या कहीं हम प्रदर्शन करने बैठ जाएं
घेराव करने से भी जनमानस को नुकसान पहुंचता है, या फिर उनके काम में बाधा उत्पन्न होती है, किसी भी अधिकारी का घेराव कर लिया जाता है तो सरकार उससे परेशान हो जाती है। और दबाव समूह का उद्देश्य ही ये होता है कि जितनी जल्दी हो सके हमारी मांगों को पूरा किया जाए। ये हैं दबाव समूह के कुछ मुख्य कार्य करने के तरीके।